हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। आप लोगों ने रेजिस्टेंस की बात कर ली, इंडक्टेंस की बात कर ली, अब कैपेसिटर और देख रहे हैं क्योंकि अपने 4 कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से? वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। अब कैपेसिटेंस की बात। तो कैपेसिटेंस का है वही सेम चीज़ है, इसलिए मैंने लिख लिया ताकि आपको समझाने में टाइम वेस्ट हो ना, वीडियो भी कम ड्यूरेशन की रहे। तो देखिए कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या बताया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी है इन विच सी इज ए एलिमेंट फॉर मॉडल एंड डिजाइन। ठीक है, ऐसे रेजिस्टेंस बताया, ऐसे इंडक्टेंस बताया। इंडक्टेंस क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। रेजिस्टेंस क्या था? एलटीआई प्रॉपर्टी। इसको क्लासीफाई किसके बेस पे करेंगे? आपको पता है इसके बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रहता है, तो क्लासीफाई बेस्ड ऑन डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब ये किससे बने रहते हैं? पॉलिस्टर, मिका, डिस्टिल्ड वाटर, ग्लास। ठीक है, इन सबसे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बने रहते हैं आपके। इसकी यूनिट्स क्या होगी? कैपेसिटर की फेरेड होती है सर। ओम्स लॉ से देखें तो I बराबर सी डी वी बाई डी टी, सी बराबर आई बाई डी वाई बाई डी टी, यानी एम्पियर सेकेंड पर वोल्ट। इसकी रेंज क्या रहती है सर? कैपेसिटर में ऐसी मतलब अपने माइक्रो लेवल पे बात करते हैं तो माइक्रो फेरेड, मिली फेरेड, फेरेड, ये जनरली इसकी रेंज की बात करते हैं अपने। ठीक है, अब इसका अगर फॉर्मूला देखें I बराबर सी डी वी बाई डी टी, यहाँ से अगर देखें मैंने कहा ये भी एक स्टोरेज एलिमेंट है। जैसे इंडक्टेंस की बात करी, इसमें भी इनिशियल कंडीशन आएगी, तो यहाँ से V बराबर 1/c माइनस इन्फिनिटी से t आई डी टी, तो V बराबर 1/c माइनस इन्फिनिटी से 0। आपको पता है इंटीग्रेशन को अपने से पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। ठीक है, A से C है तो A से B से C कर सकते हैं। आपको पता है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन रहती है ये, माइनस इन्फिनिटी से 0 आई डी टी प्लस 1/c 0 से t आई डी टी। ये इनिशियल कंडीशन होती है जिसको V0, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है ना, मैंने कहा था इंडक्टेंस में करंट आता है जबकि कैपेसिटर में वोल्टेज आता है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन ये ट्रांजिएंट्स में मैं पूरी अच्छी तरह से बताऊंगा आपको जब स्विच ऑन स्विच ऑफ की बात करेंगे तो कैपेसिटेंस कैसे बिहेव करता है। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट्स की तरह कैसे बिहेव करता है। अब इसका बेसिक फॉर्मूला की बात करूं तो ये अगर आपका कैपेसिटर है, इसके अंदर ये डाइइलेक्ट्रिक दे दिया मैंने, पहले प्लेट्स दे दी, मान लो एक तरह से 3D डायग्राम दिखाने की कोशिश की है मैंने आपको। ठीक है, तो C बराबर एप्सिलॉन A बाई डी हो गया आपका, ये बीच की इसकी सेपरेशन D दे दी। तो E बराबर क्या है? E अपनी होती है परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 8.85 इंटू 10⁻12 फेरेड पर मीटर। ठीक है, वहाँ पे हेनरी पर मीटर था। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी थी? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 थी। ठीक है, याद है? यहाँ पे ई आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। ई आर क्या है? 1 होती है एयर के लिए और 200 होती है ग्लास के लिए। ये सारी चीज़ें बस वही रिलेट करते थे और सारी चीज़ें वही है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, चलो ठीक है। पैसिव फिल्टर आरसी हो गया। पल्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप इसकी बात करते हो, ऑसिलेटर्स वगैरह पढ़ते हो ना इसमें, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। बट जब एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ इसका, देखो जो मोबाइल फ़ोन की टच स्क्रीन है ना, टच स्क्रीन, वहाँ पे आपने देखा होगा टच स्क्रीन जो रहती है अपनी, उस पर अपने टच करते हैं, वहाँ पे कैपेसिटर लगा रहता है। सर क्या बात कर रहे हो? मैं तो पता ही नहीं था। कैसे नहीं पता? सोचो, अब मैं बताता हूँ। जैसे अपनी फिंगर है, अपनी बॉडी के अंदर चार्ज तो ये आपको पता है। अब देखो जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर आपका कैपेसिटर जब टच स्क्रीन से अपने ऊपर से टच करेंगे तो एक तो उसके नीचे जो कीपैड लगा रहता है तो वो एक प्लेट की तरह काम करेगा। एक डाइइलेक्ट्रिक रहता है बीच के अंदर, आपका डाइइलेक्ट्रिक रहता है, और जो फिंगर रहती है ना, फिंगर दूसरी आपकी प्लेट की तरह काम करेगी। कैसे? जो फिंगर रहती है उससे अपना जो बॉडी के अंदर जो रहती है उससे वो चार्ज है ना, दूसरा करंट का जो दूसरी प्लेट का पार्ट है वो कहाँ जा रहा है? ग्राउंड में जा रहा है, अपनी बॉडी के थ्रू ग्राउंड में जा रहा है। तो वो क्या हो गया? कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा होगा ना। एक फिंगर अपनी एक प्लेट होगी, दूसरी प्लेट कीबोर्ड हो गया, बीच के अंदर जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ग्लास हो गया आपका। ठीक है, तो वो वैसे कैपेसिटर की तरह टच स्क्रीन बिहेव करती है आपकी। समझ में आ गई बात? तो ये कैपेसिटर का हो गया। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक कैपेसिटर के बारे में पता लग गया आपको। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। ठीक है, ओके। ठीक है, ये कैपेसिटर पे अपने एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आपको एक पहले प्लेट कैपेसिटर गिवन है, गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, गेट का क्वेश्चन है। एक पहले प्लेट कैपेसिटर गिवन है जिसको डिप्थ किया गया है एथेन अल्कोहल में, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 15 दे रखी है आपको। ठीक है, अप टू हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द
प्लेट्स डिटरमाइन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस बिफोर एंड आफ्टर डिपिंग इन इथेनॉल अल्कोहल। तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको क्या दिया हुआ है। ये ध्यान रखना, ये लाइन बहुत जरूरी है, हाफ द डिस्टेंस और हाफ द एरिया। हाफ द डिस्टेंस दी हुई है यहाँ पे, तो डिस्टेंस आपको पता है ऐसे होती है, अगर एरिया बोला होता ना तो आप ऐसे लेते। अब ये डिस्टेंस बोला मतलब ये इतना डिप्ड किया गया इथेन अल्कोहल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी एक तो यहाँ की, ठीक है। अब मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया कि भैया ये आधा इथेन अल्कोहल में डिप्ड किया गया है कि जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी आपको 15 दे रखी है, तो इसका पहले का और बाद का रेशियो बताइए कैपेसिटर का कितना होगा। पॉज करके आप करना, बाद में सॉल्यूशन मैच करना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, देखो आप मैं देखो वे बताता हूं कैसे आप करोगे। तो इसको अंडरस्टैंड करने का वे ये है सर आपका कि आपने कह दिया कि ये डी है। अब अपने को पता लगना चाहिए 2 कैपेसिटर बनेंगे, यहाँ पे पता लग गया, यहाँ पे तो एयर होगी और यहाँ पे इथेन अल्कोहल हो गया, ठीक है। अब ये है अभी दोनों सीरीज में होंगे पैरेलल में होंगे, वो पता लग गया तो अपना आंसर हो गया। आगे मैं सीरीज पैरेलल बताऊंगा, बट यहाँ पे एक बार डायरेक्ट वो अपने फॉर्मूला लगा देंगे। बस ये पता लगाना कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है, वो आपको पता कैसे लगाना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। एयर है, एयर की परमिएबिलिटी कितनी होती है, ER1 होती है, जबकि इसकी कितनी है, ER15 है। मतलब इसकी ज़्यादा है ना एयर से, इसकी ज़्यादा है एयर से, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो फील्ड आएगी, यहाँ पे जो फील्ड जनरेट होगी, आपको बताया था मैंने शुरू में कैपेसिटर के अंदर कि ये डाइलेक्ट्रिक रहता है, इसलिए जनरली करंट फ्लो नहीं होता है, बट पोलराइजेशन के कारण डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होता है। वो इसके अंदर जो फील्ड जनरेट होती है पोलराइजेशन के कारण, उसकी वजह से। अब एयर की ये कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइन्स कम होगी, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसे कुछ है मान लो, ठीक है। 2 बन रहा है अपना, 2 पैरेलल प्लेट्स मान ली। तो यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है आपका, यहाँ पे जो फील्ड जनरेट हो रही है आपकी, वो कम होगी क्योंकि इसकी परमिटिविटी कम है। यहाँ पे परमिटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पे फील्ड जनरेट कम होगी, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ फील्ड। अब आप एक बात बताइए, अगर एरिया यूनिफॉर्म है, क्योंकि एरिया में डिप नहीं किया, ये डिस्टेंस में, ये सबसे मेन चीज़ अभी आएगी। अगर एरिया तो चेंज नहीं हुआ ना, एरिया तो यूनिफॉर्म रहेगा, एरिया तो यूनिफॉर्म रहेगा ना। अब एरिया अगर यूनिफॉर्म है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की चार्ज डेंसिटी की अगर मैं बात करूँगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज डेंसिटी थ्रू आउट द एरिया यूनिफॉर्म रहेगी। अगर चार्ज डेंसिटी पर यहाँ पे पोलरिटी तो अलग अलग आएगी ना, एयर का कम है तो यहाँ पे पोलरिटी कम होगी, जबकि यहाँ पे पोलरिटी ज़्यादा होगी, मतलब वोल्टेज में चेंज आएगा, बट चार्ज डेंसिटी के कारण करंट डिस्प्लेसमेंट, करंट जो आएगा, एरिया यूनिफॉर्म है उसकी वजह से करंट सेम रहेगा। आपको पता है करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंस। तो अगर करंट आई सेम होता है सर सीरीज में, वोल्टेज डिफरेंस होती है सर सीरीज में, तो ये सीरीज कनेक्शन में लगे रखे हैं। बस हो गया अपना क्वेश्चन। अब जब कैपेसिटर सीरीज के अंदर लगे रहते हैं तो रेजिस्टेंस तो सीरीज में होता है, आपको 12th में पढ़ रखा था R1 + R2, पर ये भी चीज़ मैं पढ़ाऊँ आगे। तो R1 तो R1 + R2 हो जाता है, बट कैपेसिटेंस उल्टा काम करता है। तो कैपेसिटेंस सीरीज के अंदर क्या फॉर्मूला रहता है, C1 1/C1 + 1/C2, रेजिस्टेंस के उल्टा, मतलब जो रेजिस्टेंस पैरेलल में करता है वो कैपेसिटर सीरीज में करता है, 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है। ये आफ्टर की बात कर रहा हूँ मैं, कैपेसिटेंस आफ्टर कितना हो जाएगा इन दोनों का, तो ये अगर आप निकाल लोगे ना C आफ्टर, वो आएगा आपका C1 C2/C1 + C2, ठीक है। कैपेसिटर बिफोर कितना था, ε0 εr A/d, ε A/d होता ना फॉर्मूला, ठीक है। अब आफ्टर की बात करूँगा तो यहाँ तो एयर है, εr1 है, तो यहाँ पे लगा दो C1, तो लगा दो आपका ε0 εr की वैल्यू 1 A/d, ठीक है। C2 कितना लगाओगे, ε0 εr की वैल्यू 15 A/d। अब ये हाफ द डिस्टेंस है तो ये d/2 हो गया, ये d/2 हो गया, क्योंकि ये भी d/2 हो गया,
और ये भी d/2 हो गया। चार्ज डेंसिटी से फर्क पड़ गया ना, चार्ज डेंसिटी सेम रहेगी तो करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंस। यही तो, तभी तो मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट बताया था। डिस्प्लेसमेंट करंट की नॉलेज से आप 2 मिनट में बता दिया कि सर यहाँ पे पोलैरिटी अलग होगी, यहाँ पे पोलैरिटी अलग होगी, ठीक है। अपॉन में C1 + C2 एप्सिलॉन नॉट A बाई d/2 प्लस एप्सिलॉन नॉट A 15A/d/2। अब कुछ नहीं करना, आप इसको सॉल्व करना है। C बिफोर आपको पता है, C आफ्टर इसको सॉल्व करके निकाल लोगे। C आफ्टर और C बिफोर जितना भी आएगा वो आपको डिवाइड करना है। तो आपका फाइनल आंसर C बिफोर बाई C आफ्टर जो भी आए कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो तरीका बता दिया मैंने। इसमें मेन चीज़ क्या थी कि ये डिस्टेंस में डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस किया गया, तो एरिया तो यूनिफॉर्म रहेगा, जिसके कारण चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, जिसके कारण करंट यूनिफॉर्म रहेगा। पोटेंशियल में चेंज आएगा, पोटेंशियल चेंज, करंट सेम, मतलब सीरीज के अंदर। तो उस बेसिस पे अपने निकाल दिया। ये आफ्टर आ जाएगा, ये बिफोर ये होता ही है, ठीक है। अब बिफोर तो एयर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ER की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो C बिफोर अपॉन C आफ्टर आप यहाँ से निकाल लेना कैलकुलेट, ठीक है। तो एक कैपेसिटर की बात होगी, ओके। तो अपनों ने पांचों डिस्कस कर लिए। कौन कौन से? रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज, करंट, पांचों फंडामेंटल पूरे डेप्थ तक डिस्कस कर लिए। अब रेजिस्टेंस सीरीज की बात रहेगी, कैपेसिटर इंडक्टेंस सीरीज पैरेलल की बात रहेगी, स्टार डेल्टा कन्वर्जन की बात रहेगी, और थोड़ी बहुत रेटिंग्स और स्पेसिफिकेशंस की बात रहेगी। बाकी फंडामेंटल लगभग आपका कंप्लीट है। इसके बाद में फिर अपने 2 लेक्चर और लगेंगे, 1 या 2 लेक्चर। उसके बाद सर्किट, DC सर्किट्स थ्रू होगा, उसमें KVL KCL कैसे लगाएंगे वो तो सिर्फ बताया अभी मैंने KVL KCL का। अभी तो उसको सर्किट्स के अंदर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। आगे अपने सारे क्वेश्चन थ्योरम्स के अंदर थ्योरम्स आएगी, ठीक है। फिर ट्रांजिएंट्स आएगा, अब आएंगे मजे। 2 लेक्चर के बाद में एक्चुअल टेस्ट शुरू होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका था कैपेसिटर, फंडामेंटल्स हो गए, ठीक है। ये 5 फंडामेंटल फैमिली मेम्बर्स हो गए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।